नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी, आपका सबसे भरोसेमंद साथी, और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एनडीटीवी इंडिया। रात के 10 बज रहे हैं। खबरों की खबर का बिल्कुल ताजा एडिशन लेकर मैं हाजिर हूं। आज 1 घंटे तक हम और आप कई मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले 1 घंटे की छोटी सी झांकी आपको प्री कैप के तौर पर दिखा देता हूं। आज लद्दाख में लगी आग के अंगारे धधक रहे हैं। लपटे नहीं है, लेकिन आंच बहुत गहरी हो चुकी है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की लड़ाई में सोनम वांगचुक प्रमुख चेहरा हैं। आज उनके एनजीओ का लाइसेंस जब्त हो गया है। सीबीआई 2 महीने से उनके पास आ रहे विदेशी पैसे की भी जांच कर रही है। क्या मिला है बताएंगे आपको। सोनम वांगचुक साथ होंगे, उनसे पूछेंगे कि वो इस कहानी के या लद्दाख के हीरो हैं या फिर विलेन क्यों बताए जा रहे हैं। आज एक बहुत रोचक कहानी है। आईआईटी रुड़की ने शिव की शक्ति पर रिसर्च किया है। भारत के नक्शे पर बीचों बीच एक शिव शक्ति अक्ष रेखा की बात की है, जो भारत को अनाज और ऊर्जा जरूरतों के फ्रंट पर चिंता मुक्त कर सकती है। शिव की शक्ति के इस वैज्ञानिक अवतार का फैक्ट चेक करने वाले हैं। आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। शर्त वही है, रात 11 बजे तक मेरे साथ रहिएगा। और तीसरी कहानी, अगर आप पिज्जा खाते हैं, पिज्जा पार्टी करते हैं, आपका बच्चा रोटी से ज्यादा पिज्जा के चक्कर में परेशान रहता है, तो आज आप फिर अपनी डायरी और पेन लेकर मेरे साथ बैठे और अगले 1 घंटे तक कहीं ना जाएं, क्योंकि पिज्जा की चोरी पकड़ ली गई है। अगली बार जब पिज्जा ऑर्डर करना है तो क्या पूछना है और देखना है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सिर्फ 36 घंटे में किरदार बदल गया। मैं बात कर रहा हूं सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक की पहचान पहले सामाजिक कार्यकर्ता की थी, जिनको शिक्षा के क्षेत्र का सुधारक माना जाता है, जिनके जीवन पर 3 इडियट जैसी सुपरहिट फिल्म बनी, जिसमें खुद आमिर खान ने यह भूमिका निभाई थी। सोनम वांगचुक लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर 15 दिन से अनशन कर रहे थे, लेकिन 24 सितंबर यानी बुधवार को लद्दाख में हिंसा की आग भड़की। इसके बाद सोनम वांगचुक सवालों के कटघरे में दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने इस हिंसा के लिए उनके भड़काऊ भाषणों को जिम्मेदार ठहराया है। उन पर हिंसा रोकने की जगह अनशन खत्म कर मौके से चले जाने का आरोप लगा है। इसके बाद सोनम वांगचुक पर एक्शन भी अब कानूनी तौर पर शुरू हुआ है। उनके एनजीओ को विदेशी फंडिंग लेने के लिए जो लाइसेंस सरकार से मिला था, वो कैंसिल कर दिया गया है। उनके खिलाफ हेरा फेरी के आरोपों की अब जांच भी शुरू हो गई है। सवाल यही है कि सोनम वांगचुक, जो कि एक पर्यावरणविद है, जो कि एक शिक्षाविद है, जो कि लद्दाख में एक हीरो के तौर पर देखे जाते हैं, वो दरअसल असल में हीरो हैं या फिर विलेन। लद्दाख के लेह में हिंसा भड़की। फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई। आगजनी में सरकारी और निजी संपत्ति खाक कर दी गई। और अब वहां तनाव भरी शांति है। लेकिन एक्शन शुरू हो चुका है उनके खिलाफ जो हिंसा और आगजनी में शामिल थे। सबूत खंगाले जा रहे हैं उनके खिलाफ, जिनके उकसावे पर हिंसा भड़कने का शक है। और इन सब के बीच सोनम वांगचुक की मुसीबतें बढ़ने लगी। सबसे बड़ी खबर आई उनके एनजीओ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी SECMOL को लेकर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक के एनजीओ का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। सोनम वांगचुक का ये एनजीओ अब विदेशी चंदा नहीं ले पाएगा। आरोप है कि सोनम वांगचुक के एनजीओ ने विदेशी चंदे और पैसों की सही जानकारी नहीं दी और FCRA के नियमों का पालन नहीं किया। आरोप यह भी है कि सोनम वांगचुक के एनजीओ को विदेश से जो पैसा मिला, उसे कई बार निजी खातों में भी जमा किया गया। सूत्रों का दावा है कि सोनम वांगचुक पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी शक किया जा रहा है। अब SECMOL का FCRA रद्द होने के बाद सोनम वांगचुक की संस्था को विदेश से पैसा तो मिल नहीं पाएगा। अपने कामकाज के लिए उसे केवल लोकल फंडिंग के भरोसे रहना होगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सोनम वांगचुक लद्दाख में आंदोलन का चेहरा बने हुए थे, क्या वो फॉरेन फंडिंग के मामले में वाकई नियम तोड़ रहे थे? SECMOL के मामले में सच क्या है, ये तो अभी पता नहीं। लेकिन सोनम वांगचुक
अपने अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी HIAL को विदेशी फंडिंग में नियमों की अनदेखी की बात मानते हैं। हालांकि इसके लिए वो तर्क भी देते हैं। और 1.5 महीना पहले हमें बताया गया कि आप पर एक FIR है, वो भी देशद्रोह का है। उसके बाद हमारे विद्यालय की जमीन वापस ले जा रहे हैं, ऐसा नोटिस आया। उसके बाद CBI की इंक्वायरी, ये 2 हफ्ते पहले की बात है, CBI की, फिर इनकम टैक्स के पता नहीं क्या क्या। तो CBI के नोटिस में ये लिखा है कि 2022 से 24 में आपकी संस्था ने विदेशी मुद्रा ग्रहण किया, जबकि आपके पास अनुमति नहीं है, FCRA नहीं है। हमने FCRA नहीं लिया क्योंकि हमारा इरादा नहीं है विदेशों से हम भीख मांगे, ठीक है। मगर 2000 लेकिन आपने पैसे तो लिए। हाँ, अब देखिए वो क्या पैसा है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी का सपना होगा, और जो ये यूनिवर्सिटी करने में काबिल होगी उसे पुरस्कार दिया जाएगा कि उसका ज्ञान यानी कि भारत का ज्ञान विदेशों में निर्यात हो। सोनम वांगचुक चाहे जो दलील दें, लेकिन उनके ऊपर आरोप गंभीर हैं। CBI पिछले 2 महीने से इस मामले की जांच कर रही थी। लद्दाख प्रशासन HIAL की जमीन का आवंटन अगस्त में ही रद्द कर चुका है और अब ED उनके NGO के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी FEMA के तहत भी जल्द ही जांच शुरू कर सकती है। लद्दाख में हुई ताजा हिंसा के बाद विवादों में घिरे सोनम वांगचुक की 8 महीने पहले यानी फरवरी में हुई पाकिस्तान यात्रा की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। हालांकि इस यात्रा पर अब तक कोई गंभीर सवाल नहीं उठा, लेकिन लद्दाख के उपराज्यपाल जो कह रहे हैं उसे भी सुना जाना चाहिए। अभी तो जांच होने के बाद बहुत सी चीजें सामने आएंगी, कौन लोग इसके पीछे थे, कौन लोग इसको सभी के सामने भड़काने का प्रयास कर रहे थे। और इसको नेपाल के साथ और बांग्लादेश के साथ तुलना करना, इससे साफ जाहिर होता है कि इनका अपना कोई महत्वाकांक्षा है। घायल लोगों की लिस्ट भी देख रहा हूं, जिसमें डोडा से भी, नेपाल से भी। अब इसके बाद वो तो कुछ इंजर्ड हुए तो वो सामने ध्यान में आए, लेकिन इसके बावजूद कहां से ये चीजें हो रही थी। बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी इसके लिए जिम्मेवार हैं। लद्दाख में जो कुछ हुआ उसने विपक्ष को केंद्र सरकार के खिलाफ सवाल उठाने का मौका दे दिया। डर है कि हमारी जमीन जो है वो हमसे छीनी जाएगी, उससे हमारा कल्चर तब्दील हो जाएगा, हमारी नौकरियां हमारी नहीं है। तो ये सब डर है, इसको दूर कैसे करेंगे? इसको दूर करने का काम तो मरकजी सरकार को करना है, और नॉट थ्रू जुमलास बट थ्रू एक्शंस दे विल हैव टू डू समथिंग। एप्रीहेंशंस क्या रहेगी, क्योंकि ये मूवमेंट आगे जाएगी या इसको कंट्रोल करना शायद नहीं? देखिए, अगर आप जम्मू कश्मीर को जिस तरह आपने खुली जेल में तब्दील किया है, अगर आप लद्दाख के साथ भी ऐसा करना चाहते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद बहुत ही ज्यादा बुरे होंगे। और कोई सोनम वांगचुक जैसा आदमी जिसका इतना अच्छा रिकॉर्ड रहा है, जिसको अवार्ड से भी नवाजा गया है किसी टाइम में, तो उसके ऊपर इस किस्म का इल्जाम लगाना जो इतना पुरअमन है, जिसने इतनी आज तक जितने भी उसने प्रोटेस्ट किए, निकाले, फास्ट अनटू डेथ किया, भूख हड़ताल की, गांधीयन टाइप पे चला है वो, तो आज उसी के ऊपर इल्जाम लगाना, तो इसको तो मैं यही कहती हूँ कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जब इनको खुद ये फेल हो रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी गांधी का रास्ता नहीं छोड़ा है। हमने न कभी पत्थर उठाए, न बम चलाए, बल्कि कुर्बानियां दी, मगर वैसा रास्ता इस्तेमाल नहीं किया। मगर कल क्या होगा, हमारे बच्चे क्या करेंगे, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। हालांकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बातों में बेहद संजीदगी दिखी। उन्होंने लोगों से शांति की अपील की। मैं तो सिर्फ उन्हें अपील करूंगा कि कानून को अपने हाथ में ना लिया जाए। सर केसीसी बाकी एक मुझे बात खत्म करने दीजिए। जी सर, बोलिए। कानून अपने हाथ में ना लें, उनको जो है अमन का जो है रास्ता इख्तियार करना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनकी जो जायज़ डिमांड हैं उन पे जो है गौर करना चाहिए। इतनी हम यहाँ से बात कर सकते हैं। हम तो चाहेंगे कि करगिल और लेह में जो है अमन बना रहे, भाईचारा बना रहे। और सोनम वांगचुक साल 2019 से यानी पिछले 6 साल से लद्दाख को संवैधानिक और प्रशासनिक अधिकार दिलाने की मांग कर रहे थे। जब तक ये मांग शांतिपूर्ण रही, वांगचुक हीरो के किरदार में रहे। लेकिन लद्दाख की हिंसा ने अब बहुत कुछ बदल दिया है।
सोनम वांगचुक लद्दाख के लोगों के लिए बहुत बड़ी हस्ती है। लद्दाख के पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वो लगातार कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं। 5 साल पहले जब सरकार ने जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन किया, 2 हिस्सों में बांटा, जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग, तब सोनम वांगचुक ने इस फैसले का स्वागत किया था, लेकिन ये कहते हुए कि जल्द से जल्द हमारे राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, और तब से वो यही मांग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक पे इस बार गंभीर इल्जाम लगे हैं। सरकारी प्रेस रिलीज में यह कहा गया कि वो लोगों को भड़का रहे थे, जिस वजह से कल 4 लोगों की जान चली गई। इसी बारे में आपसे कुछ देर पहले मैंने सोनम वांगचुक के साथ विस्तार से बातचीत की है। उस बातचीत का कुछ अंश यहां सुन लीजिए, लेकिन पूरी बातचीत आप हमारी वेबसाइट पर जरूर देख सकते हैं। तो सोनम सर, आप पर इल्जाम है कि आपके भड़काऊ बयानों ने युवाओं में गुस्सा भरा। आप अरब स्प्रिंग की बात कर रहे थे, आप नेपाल की तरह जेन जी के प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे। आप जैसे सीजन्ड आदमी पर इतना गंभीर इल्जाम आधिकारिक तौर पर गृह मंत्रालय की प्रेस रिलीज में लगा है, आपने पढ़ी होगी वो। ये मुझे बचकाना सा लगा कि यहाँ लोगों की मौतें हुई हैं और हम इल्जाम खेल रहे हैं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं। मतलब यहाँ हमारे आंसू नहीं सूखे हैं, इतने गम का वक्त है और हम उसने किया, इसने किया, इसमें जा रहे हैं। ये चतुराई है, क्लेवरनेस है, ये विजडम नहीं है। आज हमें विजडम की जरूरत है कि हम बैठ के मसले के जड़ को हल करें, ना कि ऐसे औरों पे इल्जाम लगाकर युवा पीढ़ी में और भी गुस्सा बढ़े उनकी। तो मुझ पर जो इल्जाम लग रहे हैं उनका कोई बुनियाद नहीं है। जो ये अरब स्प्रिंग की बात आप कर रहे हैं, ये कोई 6-7 महीने पहले किसी पॉडकास्ट में मैंने लद्दाखी में कुछ जिक्र किया था कि अगर जान जाती है तो मेरी जाए, अकेले की जाए, इतने लोगों की आगे चलकर जा सकती है अगर ये भड़का, जैसे कल भड़का। तो मैं कह रहा था या तो मैं इस मकसद के लिए, कॉज के लिए भूखा मर जाऊंगा या जल के भी मर जाऊं। तो उस तरह का एक मेंशन था, जिक्र था, जिसको वो निकाल के खंगाल के लाए हैं। दूसरी बात, जो जेनजी की बात है, नॉर्मली मैं कभी बोलता नहीं हूं, मगर ये युवा खुद को जेनजी बोलते हैं, तो शायद इसलिए मेरे जुबान पे आया। और आना कोई गलत बात भी नहीं है, मुझे समझ नहीं आता है जेनजी शब्द इतना डरावना क्यों हो गया है भारत में। कल तक हम सब यूज करते थे। तो कल वैसे ही मैं जब अपडेट दे रहा था, ये होने से पहले नहीं है कि मैंने उस वर्ड से उकसाया, ये होने के बाद मैं दुख व्यक्त कर रहा था कि ये बहुत ही निंदनीय है। मैंने ये शब्द यूज किया, निंदनीय है। बहुत दुख की बात है कि आज हम हार गए। और फिर बता रहा था कि कैसे अचानक आउट ऑफ द ब्लू हजारों की संख्या में युवा निकल के आ गए, मानो जैसे कोई जेनजी रेवोल्यूशन हो रहा है। सोनम वांगचुक जी, प्रेस रिलीज जो आई है उसमें पेज 2 का जो 8वां नंबर पॉइंट है, उसमें साफ साफ लिखा है कि भड़काऊ बयानों के माध्यम से आपने भीड़ को उकसाया। इसी तरीके से उसके पहले का एक पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ है कि कल की तारीख में, मतलब 24 सितंबर 11:30 बजे उनके भड़काऊ भाषण से जब पब्लिक में गुस्सा हुआ, ये आपको लग रहा है कि आपको अरेस्ट किया जाएगा, आपको अरेस्ट करने का डर है? नहीं, ये अरेस्ट करने का सिलसिला कल का नहीं है, ये तो कल आखिरी कड़ी थी। ये 1.5 महीने पहले शुरू हो चुका है जनाब, आपको समझना होगा, क्योंकि अभी हिल काउंसिल के चुनाव आने वाले हैं, जिसमें हमारी आवाज लोगों के साथ मिलके हम कह रहे थे कि पिछले चुनाव का आप वादा पूरा कीजिए, 6वें शेड्यूल आपने देने का वादा किया है। तो उसके बाद चुनाव से ठीक 2 महीने पहले मुझको बताया जाता है कि आप पर एक FIR है सेडिशन का, मेरी आवाज बंद करने या डराने के लिए। उसके बाद बताया जाता है एक नोटिस है कि आपकी जमीनें जो आपके विद्यालय के हैं वो वापस लिया जाएगा। फिर CBI के इंक्वायरीज होंगे, फिर इनकम टैक्स, ये सब हो रहा है आजकल। तो ये नया बात नहीं है। मुझे जेल जाने की तैयारी 1.5 महीने से हो रही है और मैं बिल्कुल तैयार हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं अगर इस देश को सिर्फ इसी तरीके से समझ आए कि इस देश में हो क्या रहा है, तो वो नजारा भी देख ले कि आज वो आदमी जिसने आज तक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार 30 के करीब लिए, 10 के करीब तो ऑनररी डॉक्टरेट्स लिए, 8, तो उसे अचानक 2 महीनों में इतने सारे इल्जाम कहां से आ गए?
अब मुझे सूत्रों से पता चला, काफी रिलायबल, कि मुझ पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट का जो काला कानून है वो लगाने की तैयारी हो रही है, ताकि बिना जांच के, बिना बेल के 2 साल वो जेल में रख सके। तो अगर यही तरीका है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। हर मुसीबत में से एक मौका निकलता है, हो सकता है देश आज उसी से जागेगा कि हमारे देश में जो देश के लिए कर रहे हैं, जो भारतीय सेना के लिए इतना सेवा, इतना अन्वेषण, इनोवेटिव सोलर टेंट्स वगैरह कर रहे हैं, वो जेल जाएगा। जो चीन के खिलाफ चीनी सामान का बहिष्कार का आंदोलन चलाते हैं वो जेल जाएगा। जो अपने जेब से 1-1 करोड़ हर साल का विद्यालय में डालता है वो जेल जाएगा। और जो खुलेआम करप्शन में जुटे हैं यूटी लद्दाख के ब्यूरोक्रेट्स, जिनके की कई वीडियोस निकले, वो एक को वीडियो हटवा रहे हैं, मगर सीबीआई उनके पीछे नहीं जा रही, सीबीआई हमारे पीछे जा रही है। तो ये नजारा भी देश देखेगा। शायद यही देश को देखना बाकी है कि वो जागे। स्वयं सर, आपने जो मुद्दों की बात की, मैं उसी पॉइंट्स पे आना चाह रहा था। जो अंडरस्टैंडिंग चल रही थी आपकी हाई लेवल कमेटी के साथ, उसमें इस बात को माना हाई लेवल कमेटी ने कि जो एसटी रिजर्वेशन है वो 45% से बढ़ाकर 84% कर दिया जाए। जो 2 लैंग्वेजेस की बात की गई, भूटी और पुर्गी, उनको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस देने की बात की गई। 1800 वैकेंसीज को भरने की बात की गई। ये तमाम जो शर्तें थी वो मानी तो जा रही थी, फिर आपको जल्दबाजी किस बात की थी? आप लोग 6 अक्टूबर तक रुकना क्यों नहीं चाह रहे थे? देखिए, आप सिर्फ वो वक्तव्य पढ़ के बोल रहे हैं। हम 6 सालों से हालात को बर्दाश्त करके बोल रहे हैं। पिछले 5 सालों से बातचीत चल रही है, शायद 30-40 तो बातचीत चले, कोई प्रगति नहीं, उनमें कोई प्रगति नहीं हुई। अभी जाके 27 मई को जो 4 बिंदुओं में से सबसे छोटा बिंदु है रोजगार का, उस पे आधा पार्शियल रेजोल्यूशन निकला, पार्शियल सॉल्यूशन उस पे। बाकी 3 वहीं के वहीं हैं। और खासकर लोगों का तो ये था कि स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे बात चले, वो पिछले 5 सालों से घसीटते अब चुनाव के 1.5 महीने पहले तक के समय तक पहुंच गया है। इस पे उसको उन्होंने छुआ भी नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि बहुत प्रगति हुई? सिर्फ रोजगार के एक मसले पे आधा सॉल्यूशन निकला है। उसमें भी आपको बताऊं क्या क्या वादे हुए थे। इसलिए युवा परेशान है, क्योंकि उन्हें बताया गया था 21,000 नौकरियां निकलेंगी आपके, हमारे लीडर्स ने कहा था, और फिर निकले आप कह रहे हैं 1800। वो भी हाल ही में जब ये हालत देखा तो उन्होंने 1800 निकाला है। 1 साल पहले तक तो 300-400 ऐसे उसमें था। और फिर उच्च अधिकारी स्तर पे तो 0, कोई नहीं निकला है पब्लिक सर्विस कमीशन के लेवल पे। तो युवा बिल्कुल मतलब घुटन में है। बड़ास उनका निकल रहा है कि वो न घर के हैं न घाट के। उनको माता पिता घर में टोकते हैं और बाहर जाएं तो दोस्तों में भी वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो सोनम वांगचुक के साथ ये पूरी बातचीत आप एनडीटीवी इंडिया की वेबसाइट पर जाके इस वक्त भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। शिव शक्ति अक्षरेखा, ये एक बड़ी खबर है आज की। दरअसल आईआईटी रुड़की में हुए एक बड़े रिसर्च की रिपोर्ट आपके साथ आज शेयर करेंगे। रिपोर्ट शिव के बारे में है। जी हाँ, वही शिव जिनका मंदिर देश के हर गांव में मौजूद है, जो हिंदुओं के आराध्य हैं। वैसे तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रयी में शिव को संहार का देवता मानते हैं, लेकिन आईआईटी रुड़की का दावा है कि शिव अक्षय ऊर्जा और अक्षय अन्न के देव हैं। आप कहेंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज कब से धर्म के क्षेत्र में रिसर्च करने लगे? सही बात है। जब मैंने भी ये रिसर्च पढ़ा तो मेरे मन में सबसे पहले कुछ ऐसा ही ख्याल आया था। फिर जब पूरा रिसर्च पढ़ा तो समझ में आया कि ये तो एक अलग ही लेवल पर शोध हुआ है। शिव शक्ति अक्षरेखा का पूरा विज्ञान अब आप भी तफसील से समझ लीजिए। केदारनाथ मंदिर, मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, एकांबरेश्वर मंदिर, थिरुवन्नमलाई मंदिर, जम्बुकेश्वर मंदिर,
श्री कलस्थी मंदिर, चिदंबरम नटराज मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर, आठ ज्योतिर्लिंग और 51 शिव मंदिर। क्या है शिव शक्ति अक्षरेखा? आठ ज्योतिर्लिंगों से 597 गीगावाट बिजली का क्या रिश्ता है? आठ ज्योतिर्लिंग से 44 मिलियन टन धान का क्या संबंध है? भारत के नक्शे पर 79 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और शिव का क्या रिश्ता है? पंच तत्व और शिव शक्ति अक्षरेखा के बीच क्या संबंध है? शिव की एनर्जी फील्ड में आईआईटी रुड़की क्यों पहुंची? आईआईटी रुड़की शिव शक्ति अक्षरेखा पर रिसर्च क्यों कर रही है? आईआईटी रुड़की में एक प्रोफेसर साहब हैं, नाम है प्रोफेसर के.एस. काशी विश्वनाथन। इन्होंने कोयंबटूर के अमृता विश्व विद्यापीठम और स्वीडन की यूनिवर्सिटी उपासला के साथ रिसर्च किया। फिर यह रिसर्च ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज कम्युनिकेशंस में छपा, जिसे नेचर पोर्टफोलियो के नाम से भी जानते हैं। आप सोचेंगे कि शिव की शक्ति पर ऐसा रिसर्च करने की जरूरत क्या थी? दरअसल मकसद दुनिया को यह बताना और समझाना है कि भारत का प्राचीन ज्ञान आधुनिक विज्ञान जैसा ही है। भारत के मंदिर उस ज्ञान के विकास, रक्षा और संरक्षण का काम करते थे। शिव मंदिर को मॉडल बनाकर यह बताने की कोशिश हो रही है कि शिवालय विकास के लाइट हाउस थे। भारत की संस्कृति में हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना में शिव और शक्ति को युग्म माना जाता है। मतलब शिव और शक्ति एक है। शिव सबसे ताकतवर है। आधुनिक विज्ञान में भी शक्ति का उत्पादक, शक्ति के नियंत्रक और शक्ति के रक्षक को सबसे पावरफुल माना जाता है। शक्ति के कई रूप हैं, इसमें से दो प्रमुख हैं, अन्न और ऊर्जा। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर के.एस. काशी विश्वनाथ ने भी यही साबित करने की कोशिश की है। भारत के नक्शे पर 79 डिग्री पूर्वी देशांतर के आसपास एक सकरी पट्टी को शिव शक्ति अक्षरेखा कहा जा रहा है। संक्षेप में इसे SSAR कहा गया है। इसी पट्टी में 8 ज्योतिर्लिंग और 51 अन्य शिव मंदिर हैं। इस शिव शक्ति अक्षरेखा में भारत भूमि का 18.5% हिस्सा आता है, लेकिन इतने से हिस्से में क्षमता है कि वो 44 मिलियन टन चावल और 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन कर सकता है। टेम्पल का ये सेम एक्सिस में है 79 मेरिडियन के। वो 79 मेरिडियन में इतना कितना रिसोर्स तो वो इधर है ऑलरेडी। सो इधर पूरा हम मॉडर्न साइंटिफिक डेटा यूज़ कर दिया। वो साइंटिफिक डेटा एनालिसिस पूरा स्टैटिस्टिकल मेथड में GIS मेथड अप्लाई कर दिया। सो इसके लिए हम कैलकुलेट कर दिया कितना एनर्जी। सो वी फाउंड लाइक
अटलीस्ट 500 gigawatt एनर्जी तो ये पॉसिबल है. इधर फूड ऑल्सो भी कैलकुलेटेड एंड इधर फूड रिसोर्स अवेलेबिलिटी तो अच्छा है बहुत कंपेयर के लिए विद नेबर एक्सेस के लिए. सो ये मेन पर्पस है. सो इसलिए हम एंशियंट वो पुराना का नॉलेज है, अभी मॉडर्न नॉलेज का पूरा लिंक बहुत स्ट्रांग है. रिसर्च में भारतीय भूमि के 18% हिस्से को आधुनिक तकनीकी और नई प्रणाली से जांचा परखा गया. सैटेलाइट इमेजिंग और सेंसर से मिले आंकड़े, भूस्थानिक मॉडलिंग से ऐसे निष्कर्ष निकाले गए हैं जो भारतीय परंपरा में पंचतत्व के महत्व को स्थापित करते हैं. शिव शक्ति अक्षरेखा पर अक्षय ऊर्जा और अक्षय अन्न की संभावना को दिखाने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें सबसे पहले शिव और शक्ति को रखा गया. शिव के नीचे 5 तत्व रखे गए हैं: सूर्य, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी. शक्ति के नीचे ऊर्जा को रखा गया है. 5 तत्व को जल की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरण की विविधता में बांटा गया है. दूसरी तरफ एनर्जी को सूर्य, पानी और वायु ऊर्जा में बांटा गया है. फिर इन दोनों को 2 हिस्सों में समेटा गया है. पंच तत्व वाले हिस्से को जल अन्न उत्पादक क्षमता इंडेक्स से जोड़ा है और एनर्जी वाले हिस्से को रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल इंडेक्स से जोड़ा है. और फिर इस पूरे सिस्टम को जल, ऊर्जा, भोजन उत्पादक क्षमता इंडेक्स में समेटा गया है. पंचभूत एक्चुअली डायरेक्टली तो रिलेट हो जाएगी, एनर्जी में रिलेट हो जाएगी. अग्नि में कितना सोलर एनर्जी है, विंड में, वायु में कितना विंड एनर्जी आ जाएगी. सो पानी में कितना फूड तो आ जाएगी, फिर तो हाइड्रो पावर. सो पूरा एक्चुअली डायरेक्ट रिलेट हो गए. वो हम रिलेट कर दिया एक्चुअली ये स्टडी पे. सारा शिवलिंग है, हमारा मेन फोकस है वो ज्योतिर्लिंग. ज्योतिर्लिंग मेजर शिवा टेम्पल, ये साउथ से नॉर्थ द सेम वो एक्सिस के लिए क्या स्पेशलिटी है, क्या एक्चुअली इम्पोर्टेंस है. हमारा पुराना टाइम में हमारा पूरा किंग है ना, हमारा पूरा किंग का कितना नॉलेज है, वो नॉलेज मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज का बहुत मैच करेगा. इस रिसर्च में ऊर्जा, जल और भोजन की दृष्टि से शिव शक्ति अक्षरेखा को बांटा गया है, जिसमें सोलर एनर्जी, एयर एनर्जी प्रोजेक्ट और छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट की संभावना की तलाश की गई. हमने इस दावे की संभावना का फैक्ट चेक भी किया है. मिट्टी अच्छी चाहिए, पानी भी चाहिए, बढ़िया बीज भी चाहिए, अच्छा किसान चाहिए, नहीं तो खेती नहीं हो पाएगा. किसान ही खेती करता है. वो पॉलिनेटर्स भी चाहिए और सूर्य रोशन भी पर्याप्त चाहिए. ये सारी विषय खेती को प्रभावित करता है. उसके साथ अगर मंदिर का प्रभाव, उसका कोई वाइब्रेशन, उसका प्रभाव होता है क्या, उसी इसको जोड़ के अगर शोध करेंगे तो इसका एक रास्ता व एक अच्छा परिणाम निकल सकता है. टेरी की रिसेंट रिपोर्ट में जो उन्होंने क्लेम किया है कि अगर भारत में पूरा सोलर को ढंग से टैप किया जाए और एग्रो फोटोवोल्टिक को लाया जाए तो ऑलमोस्ट 600 गीगावाट के करीब नया ऊर्जा जनरेशन हो सकता है और साथ में 40 मिलियन मेट्रिक टन के करीब चावल उग सकता है. इसे मैं बिल्कुल सत्य मानता हूं क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने अपने स्कॉलर के साथ एक स्टडी की थी जिसमें हमने भी एग्रो फोटोवोल्टिक सोलर का एस्टिमेट निकाला और जिसमें हमें ये समझ में आया कि ऑलमोस्ट 4000 गीगावाट के करीब हमारे पास पोटेंशियल है. लेकिन इसको रियलिटी में लाने के लिए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिएगा और एक शुरुआत में सब्सिडी चाहिएगी ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं वो इसको अडॉप्ट कर सकें और प्रयोग में ला सकें. पूरे देश में शिव मंदिरों की स्थिति और विस्तार पर कई तरह के दावे किए जाते हैं. कश्मीर से कन्याकुमारी तक शिव की निर्विवाद मान्यता है. ऐसे में जब आधुनिक तरीके से प्राचीन भारत की परंपरा को स्थापित करने की कोशिश होती है तो देश की युवा पीढ़ी का उनके अपने नॉलेज सिस्टम पर भरोसा बढ़ता है. दुनिया में भारत के स्वर्णिम इतिहास का परचम लहराता है और भविष्य भी सुनहरा ही लगता है.
और अब एक ऐसी खबर जो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यह खबर आपके स्वाद और सेहत दोनों से सीधे तौर पर जुड़ी है। हम यहाँ पिज्जा की बात कर रहे हैं, जिसके दीवानों में आपको हर उम्र के लोग मिल जाएंगे। बस मोबाइल उठाया, ऑर्डर किया और दरवाजे पर पिज्जा हाजिर। फिर आप मजे से पिज्जा का स्वाद लेते हैं, या फिर घर से निकले और किसी पिज्जा आउटलेट में बैठकर पिज्जा खाया और आगे बढ़ गए। लेकिन अगर आपकी सेहत और आपके स्वाद के बीच अगर गंदगी आ जाए तो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह खबर आपको जरूर पूरी देखनी चाहिए। क्लासिक मार्गरीटा, पेपरोनी, हवाईयन, फ्यूजन और न जाने क्या क्या, ये सब पिज्जा की अलग अलग वैरायटी हैं। जितनी लंबी ये वैरायटी लिस्ट है, उतनी ही बड़ी पिज्जा की फैन फॉलोइंग भी है, जिसमें बच्चों से लेकर दादाजी तक सब शामिल हैं। लेकिन यहीं पर कुछ सवाल भी हैं, क्योंकि जब भी आप पिज्जा खाने जाते हैं या जब कभी पिज्जा मंगवाते हैं तो ये पूछते हैं कि जिस ओवन में पिज्जा बनाया गया उसकी सफाई कब हुई थी, कहीं उसमें जंग तो नहीं लगी थी। आप ये पूछते हैं कि पिज्जा आउटलेट के ग्रिल की क्लीनिंग कभी हुई या नहीं। कभी ये पूछते हैं कि पिज्जा आउटलेट में कहीं एक ही तेल बार बार तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। कभी ये पूछते हैं कि पिज्जा आउटलेट ने पेस्ट कंट्रोल करवाया या नहीं। कभी आप ये पूछते हैं कि हाइजीन यानी साफ सफाई के मानकों की अनदेखी तो नहीं हो रही। क्या कभी आपने ये पूछा कि किचन की सफाई शेड्यूल के मुताबिक हुई या नहीं। क्या कभी आपने ये पूछा कि पिज्जा बनाने और परोसने वाले दस्ताने और मास्क लगाते हैं या नहीं। कभी आप ये पूछते हैं कि पिज्जा आउटलेट में काम करने वाले और पिज्जा डिलीवर करने वालों की मेडिकल जांच हुई या नहीं। कभी आपने ये पूछा कि पिज्जा आउटलेट के पास लाइसेंस है या नहीं। कहीं पिज्जा के नाम पर आपको बीमारी तो नहीं परोसी जा रही। इन 10 सवालों के जवाब इन 4 तस्वीरों में हैं। ये तस्वीरें आई हैं तेलंगाना से, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूरे राज्य में अभियान चलाकर पिज्जा आउटलेट्स पर छापा मारा। तो ऐसी डराने वाली हकीकत सामने आई जिसने पिज्जा लवर्स को सकते में डाल दिया है। हम आपको इसकी डिटेल्स बता देते हैं। फूड सेफ्टी टास्क फोर्स ने गजेटेड फूड इंस्पेक्टर्स और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के साथ मिलकर 55 पिज्जा आउटलेट्स पर छापा मारा। इनमें डोमिनोज और पिज्जा हट की फ्रेंचाइजी भी शामिल हैं। पिज्जा हट के 18 आउटलेट्स पर छापा मारा गया, जिनमें से 8 में बड़ी गड़बड़ियां मिली। पिज्जा हट के कई आउटलेट्स लाइसेंस नहीं दिखा सके। वहां वेज और नॉन वेज एक साथ रखे जा रहे थे। मशीनरी की सफाई नहीं की गई थी। कूड़ेदान पर ढक्कन नहीं थे। जो सॉस इस्तेमाल किए जा रहे थे उनकी बोतलों पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी थी। मशीनों का कैलिब्रेशन नहीं कराया गया था और कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट में गड़बड़ी जैसी खामियां साफ तौर पे दिखाई पड़ी। पिज्जा हट की तरह पिज्जा लवर्स के बीच डोमिनोज भी काफी मशहूर है, लेकिन इस ऊंची दुकान में भी कई जगह पकवान फीकी निकली। यानी फूड सेफ्टी टास्क फोर्स के छापे में इसके कई आउटलेट्स में गड़बड़ियां पकड़ में आ गई। तेलंगाना में डोमिनोज के 16 आउटलेट्स में से 10 ऐसे थे जो मानकों पर फेल हो गए। डोमिनोज के कई आउटलेट्स लाइसेंस नहीं दिखा पाए। कई जगह पेस्ट कंट्रोल नहीं किया गया था। कई जगह कर्मचारियों में साफ सफाई की कमी दिखी। वो दस्ताने और मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और कई जगह कर्मचारियों के मेडिकल रिकॉर्ड गायब थे। तेलंगाना में फूड सेफ्टी टास्क फोर्स ने मुहिम सिर्फ मशहूर ब्रांड्स के खिलाफ नहीं चलाई, कई लोकल आउटलेट्स पर भी छापा मारा। छापामार दस्ते ने 21 लोकल पिज्जा आउटलेट्स और बेकरी की जांच की तो उनमें से 6 में धड़ल्ले से नियम तोड़े जाने की बात सामने आई। जैसे एक ही तेल को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा था, बिना लेबल वाली सामग्री इस्तेमाल की जा रही थी, ओवन में जंग लगी थी और साफ सफाई का पता नहीं था। तेलंगाना के स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग ने सिर्फ 55 आउटलेट्स पर छापा मारकर इतनी सारी गड़बड़ियां पकड़ ली। राज्य में हजारों पिज्जा आउटलेट्स होंगे और देश भर में न जाने कितने होंगे। अगर सबकी बारीकी से जांच की जाए तो और न जाने कितनी गड़बड़ियां सामने आएंगी। फिर भी तेलंगाना के खाद्य सुरक्षा विभाग ने पिज्जा के नाम पर परोसी जा रही बीमारियों को लेकर आगाह तो कर ही दिया है। इसलिए अगली बार अगर पिज्जा खाने जाएं या पिज्जा मंगवाएं तो सतर्क रहिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है।
जो पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लगता है वो दरअसल बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अब आपको पिज्जा की कुछ कहानी और कुछ आंकड़े बता देता हूं। 18वीं शताब्दी के अंत में 1880 के आसपास इटली में पिज्जा का जन्म हुआ। वहीं से वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल गया और 1980 से आप ये कह सकते हैं कि आसपास इसके भारत में आया और पॉपुलर होने लगा। हैरानी की बात है कि डॉक्टर्स की तमाम वार्निंग के बावजूद पिज्जा का मार्केट हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले आपको भारत में पिज्जा के मार्केट साइज के बारे में बताते हैं। 2024 में भारत में पिज्जा का मार्केट साइज 5.3 अरब डॉलर का था। सरल शब्दों में कहें तो 2024 में भारतीयों ने 47,021 करोड़ और 6 लाख रुपए का पिज्जा हम खा गए और 2032 तक यह आंकड़ा 11.8 अरब डॉलर यानी 1,04,789 करोड़ और 6 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। यानी इसमें 9.24% की तेजी रहने का अनुमान है। अब आपको यह बताते हैं कि दुनिया भर में लोग कितने का पिज्जा साल दर साल खा जाते हैं। 2024 में दुनिया भर में 272 अरब डॉलर यानी 24 करोड़ 13 लाख 184 हजार रुपए के पिज्जा की बिक्री हुई। 2032 तक यह आंकड़ा 409 अरब डॉलर यानी 36 करोड़ 29 लाख 48 लाख रुपए का तक पहुंचने का इसका अनुमान है। यानी दुनिया भर में पिज्जा का कारोबार 5.42% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मतलब पिज्जा खाकर आप भले ही बीमार पड़े और पिज्जा का मार्केट फ्यूचर को चकाचक उसका मार्केट जो है वो पूरी तरीके से चकाचक दिखाई दे रहा है। इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार हाजिर होते हैं। पिज्जा सोच समझ के खाइएगा। ब्रेक के उस पार तुरंत लौट के आता है।